हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बप्पा फिजिक्स। हम लोग इस वक्त पीवाईक्यू कर रहे हैं और यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम से भी कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोगों ने सेमीकंडक्टर जो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां थी, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, वो यूनिट हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। अब आपकी ये यूनिट इस पार्ट की सबसे बड़ी यूनिट है। हम लोग प्रकाशिकी पहली यूनिट है आपकी, इसको लेकर के चलते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। काफ़ी बड़ा पोर्शन है आपका, करीब 16 to 18 मार्क्स के क्वेश्चन आपके इससे पूछे जाते हैं। तो 2022 से हम लोग सभी सेट का कर रहे हैं। तो 2022 में सेट फर्स्ट में पहला क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है 2 मार्क्स का, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये कह रहा है प्रकाश के किन्हीं दो स्रोतों के मध्य 24 सेंटीमीटर की दूरी है। ज्ञात कीजिए कि 9 सेंटीमीटर की फोकस की दूरी वाले किसी अभिसारी या उत्तल लेंस को कहाँ रखें ताकि दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर रखें। ये हमने फिगर ले लिया है। ये दो हमारे पास दो स्रोत कह रहा है। दो स्रोतों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 24 सेंटीमीटर। हमने ये देखिए ले ली, एक ये है एक ये है। इसके बीच की डिस्टेंस हमने यहाँ पर ले ली है 24 सेंटीमीटर। तो लेंस का फॉर्मूला हम लगा देंगे इसमें 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। f इक्वल्स टू आपका 9 दिया गया है ऊपर, तो f इक्वल्स टू 9 हमने रख दिया। u इक्वल्स टू -x हम मान लेते हैं कि हमारे जो लेंस से वो x डिस्टेंस पर हमारा जो है वो स्रोत है यहाँ पर। तो हमने u इक्वल्स टू -x, तो 1/9 इक्वल्स टू 1/v माइनस 1 और माइनस ये 1/x हो गया आपका। तो इससे 1/v इक्वल्स टू 1/9 माइनस 1/x इक्वेशन 1 हमने बना दिया। अब पुनः हम उत्तल लेंस द्वारा O का प्रतिबिंब I पर बनता है। हम मान लेते हैं कि O का जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पर वाला जो है उसका I पर बनता है, हम मान के चलते हैं। अब U इक्वल्स टू 24 माइनस एक्स हो जाएगा क्योंकि अब हमको इधर वाली डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। ये देखिए 24 माइनस एक्स हमने ले लिया यहाँ पर, मान लिया यहाँ पर बन रहा है। तो और f इक्वल्स टू -9 हो जाएगा क्योंकि फोकस हमारा इधर बन रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो माइनस ले लेंगे इधर हम -9। ठीक है, नहीं पहले इधर बन रहा था अब इधर बन रहा, अब -9 ले लेंगे फोकस को। तो अब लेंस का फॉर्मूला अब हम लगाएंगे, तो हमारा जो लेंस का फॉर्मूला है वो आ जाएगा 1/v माइनस 1/24 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1/-9। इससे 1/v इक्वल्स टू 1/24 माइनस एक्स माइनस 1/9 इक्वेशन 2 हमने कर दिया। अब जो समीकरण 1 व 2 से दोनों को देखिए, दोनों तरफ का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है आपका, राइट हैंड साइड को हम इक्वल कर देंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जब आप सॉल्व कर लोगे तो ये आपका जो है इक्वेशन आप देख पा रहे होंगे। तो ये 1/9 माइनस 1/x 1/24 माइनस एक्स माइनस 1/9, इसको 1/9 को हम इधर ले आएंगे तो 2/9 हो जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 48x माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 216 हो जाएगा, या x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 108 इक्वल्स टू 0। अब ये एक हमारी द्विघात समीकरण बन गई है। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इसके आपको गुणनखंड करने हैं और ये 18 छक्का 108 होता है, तो 18 और प्लस 6 आप कर सकते हैं, 18 मल्टीप्लाइड बाई 6 कर सकते हैं क्योंकि इसका हम जो है वो मल्टीप्लिकेशन यानी गुणनखंड करेंगे इसका। तो x इक्वल्स टू आपका 6 सेंटीमीटर या x इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। तो ये आप कह सकते हैं कि पहले लेंस से, पहले स्रोत से 18 सेंटीमीटर एवं दूसरे स्रोत से 6 सेंटीमीटर दूर ये आपका रखा जाए, जो ये एक ही बिंदु पर प्रतिबिंब बने। दोनों कंडीशन में हमारे पास इसमें हो सकता है। तो ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है हमारा ये आपका क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 2022 में ही सेट फर्स्ट में ही आपका दूसरा क्वेश्चन है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं और व्यतिकरण की शर्तें लिखिए। व्यतिकरण बहुत ही आसान सी लैंग्वेज है। जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश की तरंगें एक ही स्थान पर या एक ही मीडियम में, एक ही माध्यम में एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती हैं या मिलती हैं, तो उनके मिलने के फलस्वरूप उनकी जो तीव्रताएं हैं उनका जो योग होता है वो अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होता है। तो कुछ स्थानों पर हमको न्यूनतम तीव्रता और कुछ स्थानों पर हमको अधिकतम तीव्रता मिलती है। तरंगों के इसी अध्यारोपण को, कि इस घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। आप इसको अपने तरीके से भी लिख सकते हैं।
अब इसके व्यतिकरण की शर्तें क्या है? शर्तें ये हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपका व्यतिकरण हो रहा हो उसमें जो हम लाइट रेज लेते हैं, यानी प्रकाश की तरंगें जो हम लेते हैं, उनकी आवृत्ति और उनका आयाम लगभग समान होना चाहिए। दो या दो से अधिक प्रकाश की तरंगें होनी चाहिए। किसी एक प्रकाश की तरंग से हम व्यतिकरण नहीं दिखा सकते हैं। प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। कला संबद्ध की जो परिभाषा है वो ये है कि दो या दो से अधिक अगर स्रोत से वो निकल रहे हैं, जो रेज हमारी हैं, यानी तरंगे निकलने वाली जो रेज हैं, उनके बीच का जो वेवलेंथ है और जो ये आपकी फ्रीक्वेंसी है यानी आवृत्ति है, एम्पलीट्यूड है, ये लगभग समान होना चाहिए। तब वो दोनों हमारे जो स्रोत हैं वो कला संबद्ध होंगे। तरंगों के बीच जो कालांतर है वो स्थिर होना चाहिए। देख लीजिए, कालांतर स्थिर होना चाहिए। दोनों तरंगें समान दिशा में होनी चाहिए। दोनों तरंगों का तरंग दैर्घ्य समान होना चाहिए। तो ये आपकी व्यतिकरण की शर्तें हैं। जितनी आपको याद आती जाए उतनी वहां पर लिख दीजिए, क्योंकि 3 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन है। अब इसी में आपका अगला क्वेश्चन है, आपका 3 मार्क्स का अगला क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन ये है हमारा, एक अपवर्तनीय खगोली दूरदर्शी में प्रतिबिंब का बनना स्वच्छ किरण आरेख बनाकर समझाइए। यानी खगोलीय दूरदर्शी आपको बनाना है और उसको समझाना है कि आखिर उसका फंक्शनिंग क्या है, कैसे वो काम करती है। तो पहली बात तो यह है कि खगोलीय दूरदर्शी हमारी जो होती है एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है जिसके द्वारा हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं। दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब हमारे आंख पर बनता है, बड़ा दर्शन कोण बनाता है, जिससे हमको वो वस्तु बड़ी दिखाई देती है। दूर मतलब चंद्रमा है, तारे हैं और स्टार्स जितने भी हैं, उनको देखने के लिए, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम इसको यूज करते हैं, खगोलीय दूरदर्शी। अब इसका हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसमें खगोलीय दूरदर्शी में प्रतिबिंब का बनना, ये तो खगोलीय दूरदर्शी बनाने के लिए देखिए इसमें बहुत कठिनाई नहीं है आपकी। सबसे पहले हम आपको तरीका बता दे रहे हैं। सबसे पहले आप ये लेंस बना दीजिए, जिसको हम अभिदर्शक लेंस भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस भी इसको कहा जाता है। ये लेंस आप बनाने के बाद आप इधर से जो वस्तु से हमारी रेज यानी जो किरणें हमारी आ रही हैं, आप उनको बना लीजिए। सबसे पहले ये किरण, फिर स्केल रखिए और इसको लेते जाइए, यहां तक ले आइए। ध्यान रखिएगा कि इस वाले लेंस से लगभग थोड़ा सा बराबर या ऊपर नीचे हो सकता है, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं, छोटा ही रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। फिर दूसरी जो रे है हमारी, उसको प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष से बिल्कुल सटे हुए लेकर के और इसके सेंट्रल पॉइंट से लेकर के आपको जाना है, और जहां दोनों कट कर रहे हो, कट करते हुए और फिर इसको आगे तक बढ़ा देना। अब देखिए, आप ये देखिए वस्तु हमारी कहाँ थी, कहीं इनफाइनाइट अनंत पर थी ए बी, उसका जो प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर बन गया, जहाँ ये दोनों कट कर रही थी रेज, वहाँ हमने उनका प्रतिबिंब बना दिया, जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पर बनती है। और जब ये जहाँ पर दोनों, यहाँ जहाँ लेंस हम दूसरा लेंस आप बना दीजिए, और दूसरा लेंस बनाने के बाद ये पीछे की ओर आपको इनको बढ़ाना है। तो ये जहाँ पीछे की ओर आकर के मिल रही हो, वहीं पर आपका जो है वो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा ए बी का, वो A1 B1 का, वो A2 B2 हमने यहां पर दिखा दिया। ठीक है, तो इसको बनाते समय आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है, और बहुत ज्यादा आपको नहीं। यानी A1 B1 कैसे बनेगा और A2 B2 कैसे बनेगा, बस यही दोनों इसमें खेल है। ये आपकी नेत्रिका लेंस कहलाते हैं, आईपीस भी कहते हैं अंग्रेजी में इसको। और ये देखिए, हमने यहां से इसका फोकस ये FE डैश हमने ले लिया, और इसका इधर वाला फोकस FE ले लिया हमने, जो नेत्रिका का फोकस है। ठीक है, तो यहां से इसकी डिस्टेंस हमारी यानी दूरी FE हो गई है, ये UE हो गई है, ये VE हो गई है, ये हमने I बना दिया है यहां पर। ये एंगल हमारे बने हुए अल्फा है, ये भी अल्फा हो जाएगा, और ये हमारा बीटा एंगल है यहां पर बना हुआ। तो ये हमारी जो है वो प्रतिबिंब जो बन रहे हैं, उसी का बनना हमको दिखाना। अब इसको तो आपको लिखना पड़ेगा। दिए गए चित्र में दूर स्थित वस्तु AB से आने वाली समांतर किरणें अभिदर्शक, जो भी आपने बनाया, अभिदर्शक लेंस O से अपवर्तन के पश्चात इसके द्वितीय फोकस FO पर, FO ये देखिए FO है आपका,
इस पर वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं छोटा प्रतिबिंब A1 B1 बनाती है। चूंकि ये प्रतिबिंब A1 B1 नेत्रिका के प्रथम फोकस, ये है नेत्रिका का प्रथम फोकस Fe डैश, एवं नेत्रिका के कहां पर बनता है, नेत्रिका के बीच बनता है। प्रथम फोकस Fe डैश और नेत्रिका के बीच बनता है तथा नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। आभासी वस्तु का कार्य करता है, अतः नेत्रिका A1 B1 का सीधा आभासी एवं बड़ा प्रतिबिंब A2 B2। देखिए A1 B1 जिस तरीके का है उसी तरीके का A2 B2, यानी ये हमारा जो इधर से जब हम ये प्रतिबिंब बनेगा नेत्रिका के द्वारा तो ये उसी तरीके का होगा, आभासी होगा और सीधा होगा, उसी के पैरेलल जैसे बना हुआ, जो दृष्टि की न्यूनतम दूरी एवं अनंत के बीच बनता है। यहां कहां पर है हमको नहीं पता है, लेकिन दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है वहां पर बनता है। बिंदु B2 की स्थिति ज्ञात करने के लिए B2 कहां पर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसकी स्थिति को ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया है, ये रेंज को बढ़ा दिया पीछे। ज्ञात करने के लिए B1 से 2 किरणें लेते हैं। एक किरण नेत्रिका E से अपवर्तित होकर द्वितीय फोकस Fe डैश से होकर गुजर जाती है तथा दूसरी किरण नेत्रिका के प्रकाशिक केंद्र से निकलकर सीधी चली जाती है। ये दोनों किरणें पीछे की ओर बढ़ाने पर B2 पर मिलती हैं। यदि लेंस O यानी ऑब्जेक्टिव लेंस या अभिदर्शक लेंस जिसे कहते हैं पर बना प्रतिबिंब A1 B1 नेत्रिका E के प्रथम फोकस Fe पर बने तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, जो आंख द्वारा स्पष्ट दिखाई देगा। तो ये हमारा जो है वो आपका प्रतिबिंब का बनना हो गया। अब उसी में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के परावर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। आपको हाइगेंस का तरंग सिद्धांत जो है उस पता है, उसके आधार पर प्रकाश तरंगों के परावर्तन के नियम की व्याख्या करना है। हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, वेव फ्रंट यानी तरंगाग्र, जहां पर से पास आउट होता है, निकलता है, उसका प्रत्येक पॉइंट एक एनर्जी सोर्स के तरीके से काम करता है। तो अब देखिए हमने क्या किया, यहां पर 2 माध्यम अलग अलग ले लिए। एक हमने समतल ले लिया, ये परावर्तक है, इससे रे ऑफ लाइट जब इस पर इंसिडेंट होगी या तरंगाग्र इस पर गिरेगा, वेव फ्रंट गिरेगा, इंसिडेंट होगा तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जिस पर एक, अब हम मान लेते हैं कि जिस पर एक समतल तरंगाग्र AB, ये देखिए AB हमारा तरंगाग्र है, ये इंसिडेंट होता है, आपतित होता है। इस तरंगाग्र का बिंदु A परावर्तक तल को स्पर्श करता है और B नहीं तक करता है। B को परावर्तक तल तक पहुंचने के लिए, यानी यहां तक पहुंचने के लिए आपको मान लिया वो v वेलोसिटी से चल रहा हो और t समय दूरी t समय लेता हो, तो b इक्वल्स टू चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी b को यहां तक पहुंचने के लिए bc की वैल्यू हमको vt दूरी तय करनी पड़ेगी। इतने समय में a भाग उसी माध्यम में उतनी ही दूरी तय करेगा, यानी इसी सेम माध्यम में तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जितना ये यहां से यहां तक आने में समय लगाएगा उतना ही, ये चूंकि ये घेरा है, ये तरंगाग्र है, जितना ये यहां से यहां तक समय लेगा उतना ही उसी माध्यम में ये भी चल जाएगा आपका। अब AC हमारा जो होगा, यानी ये यहां से यहां तक AC BC के बराबर हो जाएगा। VT हम मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब A को हम केंद्र मानकर BC के बराबर त्रिज्या का एक चाप हमने खींच दिया। देखो ये देखिए, ये हमने चाप खींच दिया यहां पर, ठीक है। C से इस पर CD हमने खींच दिया, CD ये लाइन हमने खींच दी। अतः जब तरंगाग्र का भाग B C पर है, B अगर C पर जब आ गया हमारा, तब क्या होगा, तो A भाग D पर पहुंच जाएगा, यहां तक पहुंच जाएगा। वही तुमने कहा था ना कि बराबर दूरी तय कर रहा है वो। अतः इस प्रकार CD एक परावर्तित तरंगाग्र हुआ। CD जो हमारा है ये मान लेते हैं कि परावर्तित तरंगाग्र हुआ। अब चित्र में जरा सा आप देखिए, चित्र आपका है कोण PAN, अगर आपको दिख रहा है सही से तो देख लीजिए। ये देखिए एंगल
ए एन, ये आई है, ये आई हो गया आपका, इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, ये भी आई है, ये देखिए, देखिए एंगल एस सी एन डैश, देखो भाई एस सी और एन डैश, ये एंगल, और एंगल डी सी ए, एंगल डी सी ए, ये आपका आर है, ये भी आपका आर है इधर, ये भी आर है, ठीक है। अब देखिए ट्राइंगल ले लीजिए, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी सी ए, त्रिभुज कौन सा, ए बी सी और डी सी ए। अब इसमें देखो भाई क्या है, एक भुजा कॉमन आपकी होगी, ए सी कॉमन है दोनों में, ए बी सी में ए सी, डी सी ए में ए सी, ये भुजा कॉमन हो गई। तो अगर ये कॉमन है तो बी सी इक्वल्स टू ए डी हो जाएगा, बी सी इक्वल्स टू ए डी हो जाएगा। पहले ही हम लोगों ने कह दिया था कि ये जो है ये बराबर दूरी तय कर रहे हैं, जितना जब ये यहां पहुंचता है तो ये यहां पहुंच जाता है। और एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, ये दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे हमारे। अतः दोनों त्रिभुज हमारे एबीसी और डीसीए सर्वांग त्रिभुज हो जाएंगे, जिनकी सभी भुजाएं एवं कोण भी समान होंगे। इसलिए आपका एंगल बीएसी डीसीए या एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर हो जाएगा। अब देख लो भाई, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर हमने प्रूव कर दिया। अब क्या है, अब देखो भाई आपतित किरण ए बी, देख लीजिए आपतित किरण ए बी तथा परावर्तित तरंगाग्र सी डी, ये तरंगाग्र कह लीजिए, आपतित तरंगाग्र और परावर्तित तरंगाग्र सी डी, परावर्तक पृष्ठ एम एम डैश के साथ बराबर कोण बनाते हैं। ये चित्र से आप देख सकते हैं इस चीज को, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर हो गया आपका, बराबर हो गया। तो अब ये चित्र से स्पष्ट है, आपको ये प्रूव करना था कि परावर्तन के नियम की व्याख्या भी करनी थी कि परावर्तन के नियम इसमें हैं। तो देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण अथवा आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों एक ही तल में आ गए, एक ही तल में है। ये परावर्तन का प्रथम नियम है। दूसरा क्या है भाई, आपतित तथा परावर्तित किरणें पृष्ठ एमएम डैश पर खींचे गए अविलंब से बराबर कोण बनाती हैं, अर्थात एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ये परावर्तन का द्वितीय नियम। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन था। इसी के साथ अथवा करके भी आया है, चाहे आप ये करते हो चाहे दूसरा वाला करते हो। अथवा वाला क्वेश्चन आपका है, एक पतली एकल झिर्री द्वारा एक वर्णीय प्रकाश के विवर्तन की विवेचना करना है आपको। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का व्यंजक भी पता करना है आपको। यानी सिंगल स्लिट हमारे पास है, उसके द्वारा आपको डिफ्रेक्शन पैटर्न दिखाना है, विवर्तन बताना है। हमने इसका फिगर यहाँ पर देखिए बना रखा है, इसको हम आपको पूरा समझा दे रहे हैं। ये हमने लेंस L1 ले लिया, एक हमारा लेंस यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस रखा है, एक हमारा कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस यहाँ रखा हुआ है। ये हमने स्लिट ले ली है, ये झिर्री कह सकते हैं AB, जिसकी चौड़ाई A है, और यहाँ पर लाइट सोर्स हमारा रखा हुआ है। इस लाइट सोर्स से ये क्या करता है, रेस को पैरेलल कर देता है, यानी तरंगों को समानांतर कर देता है। L1 समानांतर रेज हमारी इस स्लिट पर इंसिडेंट होती हैं, यानी कि आपतित होती हैं, और आपतन के पश्चात इससे डिफ्रेक्शन पैटर्न आपको मिलेगा, यानी विवर्तित होती हैं। और विवर्तित रेज हमारी इस कॉन्वेक्स दूसरे वाले जो लेंस उत्तल लेंस है L2, उसके थ्रू आपके पर्दे पर जाकर के कहीं ना कहीं मिलती हैं, कन्वर्ज हो जाती है। अब देखिए अगर हम पॉइंट O की बात करें पर्दे पर, तो यहां हमको केंद्रीय मैक्सिमा मिलेगा, उच्चिष्ट भी कह सकते हैं आप, केंद्रीय उच्चिष्ट। और अगर हम किसी पॉइंट किसी एंगल पर इसको हम हल्का सा डिफ्रेक्शन ले लें कि किसी एंगल पर डिफ्रेक्शन हो रहा है, मान लेते हैं ये एंगल हमने थीटा, तो ये भी थीटा है हमारा और ये भी थीटा है हमारा, तो P पॉइंट पर मिलने वाली रेज भी हमारी मैक्सिमा और मिनिमा यानी उच्चिष्ट और निम्निष्ट को शो करती है। हमको यहाँ पर
इसका सिर्फ विवर्तन की विवेचना करनी है और फिर केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का व्यंजक भी देना है। तो आपको कैसे विवर्तन इसमें मिलता है डिफ्रैक्शन पैटर्न, वो हमको दिखाना है। तो अगर हमको ओ पर दिखाना होता तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, हमको मैक्सिमा मिल जाता हमको, ठीक है। लेकिन पी पर हमको दिखाना है, तो पी पर मैक्सिमा मिनिमा के लिए हमारी कुछ कंडीशंस होती हैं। उन्हीं कंडीशन के तहत हमको पी पर उच्चिष्ट और निम्निष्ट यानी मैक्सिमा और मिनिमा डिफ्रैक्शन पैटर्न हमको मिलता है। अब हमको क्या करना है, केंद्रीय उच्चिष्ट यानी जो केंद्रीय आपका मैक्सिमा जिसे आप कहते हो, उसकी कोणीय चौड़ाई का व्यंजक भी हमको पता करना है। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक कर्व बनाया। अब कर्व में आप देख पा रहे होंगे साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा की वैल्यू अगर 2d साइन थीटा एन लैम्डा इक्वल्स टू एन लैम्डा, तो हमको मैक्सिमा की कंडीशन मिलती है। यहाँ पर 0 है अगर, तो मैक्सिमा की कंडीशन है हमारी। फिर दूसरा साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन ए साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा, ये इसकी कंडीशन होती है। 2d साइन थीटा के लिए 2d अगर इसके बीच का लिया है, ए साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा, ये तो n का फर्स्ट ऑर्डर यानी पहले उसके लिए ऑर्डर के लिए ले लीजिए, तो n इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन ए पर हमको देखिए, ये देखिए दूसरा साइन थीटा इक्वल्स टू 2 लैम्डा अपॉन, इसी तरीके से माइनस लैम्डा अपॉन ये मिनिमा की कंडीशन से है हमारी। देखिए ये मिनिमा की कंडीशन से मैक्सिमम हमको यहाँ पर मिल गया। फिर फर्स्ट ये मिनिमा है, ये दूसरा मिनिमा है, ये फर्स्ट मिनिमा इधर की ओर है, ये दूसरा मिनिमा है हमारा। अब हमको क्या करना है, इसकी केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का व्यंजक हमको निकालना है। तो व्यंजक के लिए हम लोग चलते हैं आगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपका जो केंद्रीय चौड़ाई है उसकी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जो केंद्रीय चौड़ाई होती है, जो हमको पता करनी है, कोणीय चौड़ाई जिसे कह सकते हैं आप, वो केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्टों के बीच की कोणीय दूरी को केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कहते हैं। यानी दोनों ओर जो प्रथम निम्निष्ट हैं हमारे, इनके बीच की दूरी ही कोणीय चौड़ाई कहलाती है हमारी, ठीक है। तो आपका जो केंद्रीय उच्चिष्ट के किसी एक ओर का कोणीय फैलाव अगर थीटा हमने ले लिया, देखिए ये है थीटा हमने ले लिया कोणीय फैलाव यहां पर, तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई हमारी 2 थीटा हो जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ मिलाकर के थीटा थीटा, ठीक है। इधर भी थीटा इधर भी थीटा, ये दोनों अगर हम इधर भी एंगल बना दें और इधर, तो ये थीटा और थीटा मिलकर के 2 थीटा हो जाएगा। तो 2 थीटा इक्वल्स टू 2 इंटू लैम्डा अपॉन ए, क्योंकि साइन थीटा हमारा जो होता है वो ये हमने बताया था आपको, और थीटा अगर बहुत छोटा है तो साइन थीटा को हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा लिख सकते हैं, तो लैम्डा अपॉन ए। अब यदि लेंस जो हमारा L2 है कि फोकस दूरी मान लेते हैं हम, इसकी फोकस दूरी f हो, तो लेंस स्लिट के समीप रखा हो, इसको हम थोड़ा सा इधर कर दें, तब पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई 2 लैम्डा अपॉन ए इंटू एफ यानी फोकस हो जाएगा। लेंस L2 की अनुपस्थिति में अगर हम L2 को हटा दें यहां से, तो स्लिट से दूरी पर पर्दा हो जाएगा। तो पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई हो जाएगी 2d लैम्डा अपॉन ए। और यदि स्लिट की चौड़ाई ए कम कर दी जाए तो केंद्रीय उच्चिष्ट का फैलाव बढ़ जाएगा, यानी ए इक्वल्स टू लैम्डा हो जाएगा। तो आपका जो पर्दे पर पूरा स्थान केंद्रीय उच्चिष्ट से ही भर जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम कम कर दें तो, और यहां से लेंस को हटा दें तो इसलिए लेंस को हटाने से, क्योंकि वो कन्वर्ज करेगा नहीं, लेंस को हटा दोगे तो कन्वर्ज ही नहीं करेगा यहां पर, तो पूरा का पूरा आपको केंद्रीय उच्चिष्ट ही मिलेगा वहां। तो ये मान के चलिए कि केंद्रीय उच्चिष्ट की जो रेखीय चौड़ाई होती है वो 2d लैम्डा अपॉन ए होती है। तो ये आपका इतना आपको इसमें करना पड़ेगा। ये आपका हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर का। ये भी क्वेश्चन आया था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। किसी प्रिज्म का अपवर्तन कोण a तथा अपवर्तनांक cot a/2 है। न्यूनतम विचलन कोण का मान आपको ज्ञात करना था। बहुत ही आसान। अपवर्तन कोण a दिया है, अपवर्तनांक cot a/2 दिया है, तो डेल्टा m की वैल्यू पता करनी है। प्रिज्म का विचलन सूत्र का आपको पता है, n इक्वल्स टू होता है साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 और अपॉन साइन a/2। अब n की वैल्यू आपको दी गई है cot a/2,
इधर हमने रख दिया इसको cot a/2 को cos a अपॉन sin a/2 लिख सकते हैं। ये sin a/2 आपका कैंसिल हो गया। cos a/2 इक्वल्स टू इसको हम sin a प्लस डेल्टा एम को हम cos π/2 माइनस थीटा रख सकते हैं। तो ये आपने जब रख दिया तो डेल्टा एम की वैल्यू आ गई 2 इंटू π/2 माइनस a। ये आपका क्वेश्चन हो गया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं। यह है आपका 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 1.5 अपूर्णांक वाले कांच के गोले में वायु का बुलबुला केंद्र से 1 सेंटीमीटर दूर है। व्यास की दिशा में देखने पर बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए जब बुलबुला कांच के निकटतम पृष्ठ की ओर से देखा जाता है। तो ये हमने एक ले लिया है कांच का गोला, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये गोला है, अपूर्णांक इसका 1.5 है। वायु का बुलबुला हम मान लेते हैं पॉइंट O पर है, यानी O1 जो है वो बुलबुला है। तो अब आपका दिया क्या है, AC हमारा जो है वो R के बराबर दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी वक्रता त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो AC और BC दोनों बराबर है। अब अगर हम OC कहते हैं 1 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है तो OC की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है। अब चूंकि कांच के निकटतम पृष्ठ की ओर से बुलबुला देखा जाता है अतः OA हमारा जो होगा वो निकटतम पृष्ठ होगा, ये U हो जाएगा। लेकिन OA को हम लिख सकते हैं AC माइनस OC, आप फिगर में देख सकते हैं AC में से OC आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, हटा दोगे तो OA निकल आएगा। तो यानी 3 माइनस 1 हो गया आपका ये 5 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन था आपका, 2 सेंटीमीटर हो गया। अब जी म्यू ए इक्वल्स टू 1 अपॉन ए म्यू जी हमारा होता है। ग्लास और एयर में जो अपूर्णांक है वो 1 अपॉन एयर और ग्लास के अपूर्णांक के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप कह सकते हो 1 अपॉन 1.5, यानी म्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन 1.5। ये हमारा फॉर्मूला है जो हमको इसमें लगाना है। म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर। एन भी रख सकते हैं आप इसकी जगह पर, एन अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू माइनस इक्वल्स टू एन माइनस 1 अपॉन आर। अब आप इसमें सारी वैल्यूज रख दीजिए। जब आप वैल्यूज रख दोगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो v इक्वल्स टू 1.71 सेंटीमीटर आ जाएगी। आपको इसको सॉल्व करना है बस, क्योंकि सारी वैल्यूज हम लोगों ने ऊपर कर रखी थी। तो 1.71 सेंटीमीटर ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ये भी आपका महत्वपूर्ण। तो 2022 का सेट फर्स्ट के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए।